हर साल 1 करोड़ एनआरआईज एंड पीआईओज अपनी छुट्टियां काटने इंडिया जाते हैं। देखो, अगर आप इंडिया छोड़कर बाहर शिफ्ट हुए हो तो आधा फाइनेंशियल वजूद तो वहीं छूट गया। आपको क्या लगता है कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बैठकर हम अपना सब इंटरनेट से सब कुछ संभाल लेंगे? रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया से बाहर शिफ्ट होने के बाद आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस को चेंज करना पड़ता है एनआरआई के अंदर। पर अगर आपने ये रूल को बाईपास करने की कोशिश की तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पकड़ लेगा। आप सबको पता ही है कि इंडिया में 10 से 15 साल लग जाते हैं एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सोल्व करते करते, इसलिए ग्राउंड पर रहकर वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। सो आपका पैन नंबर इंडिया में आपकी कोर फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। मार्च 2023 तक इंडियन बैंक्स में लगभग 42,270 करोड़ रुपीस ऐसे पड़े हैं जिनको आज तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया। कोई भी एनआरआई एक नॉर्मल रेजिडेंट डीमैट अकाउंट होल्ड नहीं कर सकता लीगली। ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 4 के तहत गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डिजिलॉकर एक लीगली वैलिड प्लेटफॉर्म है। मैं इस वीडियो में 10 ऐसी चीजों पर बात करने वाला हूँ जो एक एनआरआई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल 1 करोड़ एनआरआईज एंड पीआईओज अपनी छुट्टियां काटने इंडिया जाते हैं, चाहे 2 हफ्ते क्यों ना हो। माँ के हाथ का खाना कौन नहीं मिस करता, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों के घर डिनर पार्टी करना, अपनी फेवरेट टपरी पर चाय पीना, फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, फैमिली के साथ लेट नाइट तक घूमने जाना और अपनी फॉरेन लाइफ में लौट जाना। बिल्कुल परफेक्ट ट्रिप लग रही है ना? पर दोस्त, ये ट्रिप आपके लिए सोशल गैदरिंग तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आपको वो फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम्स भी खत्म करनी होंगी जो आपके पीछे इंडिया में आपको तगड़ा नुकसान करवा सकती हैं। देखो, अगर आप इंडिया छोड़कर बाहर शिफ्ट हुए हो तो आधा फाइनेंशियल वजूद तो वहीं छूट गया। पुराने बैंक अकाउंट्स, वहीं पर पुराना पैन कार्ड, खाली पड़ी प्रॉपर्टीज और धूल खाती हुई फाइल्स। आपको क्या लगता है कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बैठकर हम अपना सब इंटरनेट से सब कुछ संभाल लेंगे? पर रियलिटी ऐसी नहीं होती। अगर आपने इनको हल्के में लिया तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया जाओगे तो आपको पता क्या मिलेगा? फ्रोजन बैंक अकाउंट, इनवैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टीज जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। सालों की कड़ी मेहनत, सेविंग एक झटके में ब्लॉक। अगर अब आपको इन सब से बचना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में 10 ऐसी चीजों पे बात करने वाला हूँ जो एक एनआरआई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको अपने इंडिया की नेक्स्ट ट्रिप पर जरूर चेक करनी पड़ेंगी। और अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो तो तुरंत सोल्व करना होगा। तो चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। नंबर 1, योर बैंक अकाउंट। यकीन नहीं होगा पर 80% एनआरआईज ये वाला खतरा मोल ले लेते हैं। होता क्या है कि विदेश में जब आप गए हो ना तो आप एनआरआई बन जाते हो। अगर आप 186 डेज से अपनी कंट्री से बाहर रहते हो तो आप लीगली रेजिडेंट सेविंग अकाउंट नहीं चला सकते। आपको लगता है ना 40-50 हज़ार पड़े हैं उसके अंदर तो क्या ही होगा, बट ऐसा नहीं है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 4 का सीरियस वोलेशन है ये। रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया से बाहर शिफ्ट होने के बाद आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस को चेंज करना पड़ता है एनआरआई के अंदर, और ऐसे में आप किसी भी हालत में अपने रेजिडेंट सेविंग अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते। आपको लीगली उस अकाउंट को या तो बंद करना पड़ेगा या फिर एनआरओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। पर अगर आपने ये रूल को बाईपास करने की कोशिश की तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पकड़ लेगा। आपसे अकाउंट बैलेंस की 3 गुना पेनल्टी वसूल की जाएगी या फिर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। और ये बात खत्म यहाँ नहीं होती। जब तक आप इस गलती को ठीक नहीं करोगे आपको हर दिन 5,000 रुपए की एडिशनल पेनल्टी लगेगी। अगर आप इससे अभी तक बचे हुए थे तो थैंक गॉड, आपको कोई खतरा नहीं है। बट देर मत करना। इंडिया की नेक्स्ट ट्रिप में आप फिजिकली अपने बैंक में जाओ, मैनेजर से मिलो, हम उनको अपना पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई कार्ड, ओवरसीज एड्रेस सब कुछ दिखाओ और अपने अकाउंट को तुरंत एनआरओ में कन्वर्ट करवाओ। साथ ही एक एनआरई अकाउंट भी खुलवाओ, क्योंकि फॉरेन से आई कोई भी इनकम इंडिया में जब आप भेजते हो तो एनआरई अकाउंट में आने पर टैक्स फ्री होती है। फॉरेन कमाई को इंडिया में लाने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है। नेक्स्ट इज योर सेकंड डिजास्टर, दैट इज सिम कार्ड। हम कई सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम विदेश में रहते हैं, हमको क्या लेना, इंडिया का सिम कार्ड चले या ना चले। बट यहीं पर कई सारे लोग गलती करते हैं। हमको क्या लगता है कि सिम कार्ड सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए यूज आती है, बट ऐसा नहीं है। आज के इंडिया में अपना आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका डीमेट अकाउंट, यहाँ तक कि यूपीआई पेमेंट सेंटर की एक चीज़ है, ये सब कुछ आपके नंबर से जुड़ी होती है। तो आपको अपने वही इंडियन मोबाइल नंबर की जो उस टाइम आपने उसमें लिंक किया था उसकी जरूरत पड़ेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यानी कि TRAI का क्लियर रूल है, अगर आपका प्रीपेड नंबर लगातार 90 डेज तक इनएक्टिव रहता है और उसमें 20 रुपए भी नहीं है तो टेलीकॉम ऑपरेटर आपका नंबर डीएक्टिवेट कर सकता है और वही नंबर किसी और कस्टमर को अलॉट कर सकता है। बहुत सारे एनआरआई अपने फोन नंबर को एक्टिव रखना भूल जाते हैं, बट मैंने रखा हुआ है। तो आप ये स्मार्ट डिसीजन लेकर चलो, क्योंकि फिर अचानक उनके बैंक का कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आता है, ओटीपी नहीं आता, किसी और के पास चला गया, खत्म काम, और पता चलता है कि उनका सिम महीनों पहले बंद हो चुका है। आजकल केवाईसी और ओटीपी फेलियर की वजह से हर साल 5 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स टेम्परेरी फ्रीज की जा चुके हैं। अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो अपनी नेक्स्ट इंडिया की ट्रिप में अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर के ऑफलाइन स्टोर पर जाना, एक मिनिमम वैल्यू का पोस्टपेड प्लान लेकर उसको
अपने फ्रेश NRO अकाउंट से ऑटो पे पर सेट कर देना। जैसे मैंने तो इंटरनेशनल रोमिंग का पूरे साल का रिचार्ज करवा रखा है अपनी एयरटेल की सिम का। पोस्टपेड नंबर्स प्रीपेड प्लान्स के कंपैरिजन में डीएक्टिवेट नहीं होते, पर अगर बिल पे हो रखा है इससे आपका OTP कभी किसी अनजान आदमी के पास नहीं जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में भी आप सिम के डीएक्टिवेट होने से नहीं फंसोगे। नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टी, सबका फेवरेट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी को कैसे सिक्योर करें एज एन NRI? अभी सुनकर थोड़ी सी घबराहट तो हो सकती है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में जो आई थी, NRIs ने इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में लगभग 13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। लगभग हर एक NRI के पास इंडिया में कोई ना कोई प्लॉट तो होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जरूर होता है, पर ये घबराहट वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उसको एक्टिवली मैनेज कौन कर रहा है, जो कि कोई नहीं करता। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, आपको क्या आइडिया कि वहां पर प्रॉपर्टी का क्या बना हुआ है, लोकल म्यूनिसिपैलिटी टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको अपनी अगली नेक्स्ट इंडिया ट्रिप में एक फुल डे निकालना है अपनी इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अपनी डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को देखने के लिए। एक प्रॉपर डोजियर बनाओ, हर फ्लैट और प्लॉट पर फिजिकली जाके चेक करो। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के आने के बाद से बिल्डर्स पर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस लग गए हैं। अगर फ्लैट कंस्ट्रक्शन के अंदर है तो बिल्डर के व्हाट्सएप मैसेज पे भरोसा मत करो, साइट पे जाके फिजिकली चेक करो, रीरा प्रोग्रेस रिपोर्ट उससे मांगो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मांगो। अगर फ्यूचर में कोई रजिस्ट्री का इशू आता है और आप तो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि आप तो बहुत दूर बैठे हो, तो हाईली स्पेसिफिक और ट्रस्टेड पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट बनवा के उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करो। आप सबको पता ही है कि इंडिया में 10 से 15 साल लग जाते हैं एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सोल्व करते करते, इसलिए ग्राउंड पर रहकर वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। फोर्थ, हम सबका इग्नोर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज योर पैन कार्ड। पैन कार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपका ट्रैवल लाइसेंस होता है और कंट्रीज के अंदर या आपकी कोई डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट आईडी है इंडिया के अंदर। अब ये वाली प्रॉब्लम भी मेजोरिटी एनालाइज करते हैं। आप इंडिया छोड़ते वक्त पैन कार्ड एड्रेस और रेजिडेंट स्टेटस अपडेट करना भूल जाते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पुराने एड्रेस पर एक रूटीन टैक्स स्क्रूटनी भेजती है, पर आपको क्या पता कि वो नोटिस आया कि नहीं, वहां तो आप रहते नहीं हो। तो रिजल्ट ये होता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगने शुरू हो जाती है, और जब तक आपको ये बात पता लगती है, इंटरेस्ट लगकर उस पेनल्टी का पहाड़ बन जाता है। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 234S के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है, बल्कि आपके बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर TDS डिडक्शन का रेट सीधा डबल होकर 20% हो जाता है। तो आपका पैन नंबर इंडिया में आपकी कोर फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, अगर वो आउटडेटेड है तो पैसा ब्लॉक पक्का होगा। इससे बचना है तो NSDL की UTI TSL के ऑफिशियल पोर्टल पर जाओ, वहां पर फॉर्म 49A ढूंढकर भरो, NRI स्टेटस और करंट ओवरसीज एड्रेस को फॉर्मली अपडेट करो। अगर सिस्टम में आपका पैन कार्ड ऑलरेडी इनऑपरेटिव दिख रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली मेल करो, प्रूफ के साथ भेजो कि भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ, इसको एक्टिवेट कर दो प्लीज। नेक्स्ट इज योर नॉमिनी। देखो, जब बात हम करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स की तो नॉमिनी चुनने की उसमें बात आती है। अक्सर हम इसको फ्यूचर पे टाल देते हैं या इसको छोड़ देते हैं, बट ये सबसे बड़ी गलती है। और हम ये सोचते हैं कि आज हमको क्या ही होने वाला है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डाटा बताता है कि मार्च 2023 तक इंडियन बैंक्स में लगभग 42,270 करोड़ रुपीज ऐसे पड़े हैं जिनको आज तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया। ये पैसा उन लोगों का है जिन्होंने कभी अपने बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स या FD में प्रॉपर नॉमिनी को ऐड नहीं किया और उनकी अचानक डेथ हो गई। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, बट अगर कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है और इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करने के लिए कोई रजिस्टर्ड लीगली विल नहीं है, तो आपकी फैमिली को इंडियन कोर्ट के धक्के खाने पड़ जाएंगे, एंडलेस चक्कर। आपको पता ही है वहां कोर्ट का क्या हाल है। सोल्यूशन यही है कि जब आप इंडिया अगली बार जाओगे तो एक अच्छा लॉयर ढूंढो, सभी एसेट्स को इकट्ठा करो, अपनी एक विल बनवाओ, साथ ही एक मास्टर फाइल बनवाओ जहां पर सभी बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, उन सबके पोर्टल्स, वेरीफाइड ईमेल्स, पासवर्ड सबको एक जगह इकट्ठा करो, और ये एक स्मार्ट सॉल्यूशन होगा। मैंने वैसे कर रखा है। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट एंड डीमिट अकाउंट्स का फ्रीज हो जाना। आपने बैंक वाला मैटर इजीली सॉर्ट आउट कर लिया, बट आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? अगर आपका डीमिट अकाउंट अभी भी रेजिडेंट इंडियन स्टेटस पर चल रहा है तो आप अपने पूरे शेयर पोर्टफोलियो का परमानेंटली फ्रीज होने का वेट कर रहे हो क्या? सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019 बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कोई भी NRI एक नॉर्मल रेजिडेंट डीमेट अकाउंट होल्ड नहीं कर सकता लीगली। आपको प्रोसेस फॉलो करके अपना पुराना रेजिडेंट अकाउंट कंप्लीटली क्लोज करना होगा। उसके बाद PIS यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत अपना NRI डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स को वहां पर माइग्रेट करना होगा। यही गलती मैंने भी करी है और नेक्स्ट इंडिया ट्रिप में मैं इसको सुधारूंगा। यही सेम रूल म्यूचुअल फंड पर भी लागू होता है। KYC और FATCA कंप्लायंस में आपका टैक्स रेजिडेंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं आपकी SIPs रुक जाएंगी। तो जब आप अगली बार इंडिया जाओगे तो CAMS की वेबसाइट पे जाओ या फिर फिनटेक के ऑफिस पे जाओ, वहां पर KYC को अपनी अपडेट करो और ध्यान रखो NRO अकाउंट की FD पर 30% का सीधा TDS कट होता है। इसलिए आप अपने फंड्स को स्मार्टली इंडेक्स फंड्स में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पार्क करो जहां कंपाउंडिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम सबका बर्डन आता है हेल्थ केयर।
ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है। इसका रीजन है कॉस्ट एंड क्वालिटी। अगर आप यूएस और यूरोप में एक रूटीन एमआरआई स्कैन करवाते हो तो लगभग $1000 से $2000 लग जाएंगे, यानी कि 1.5 लाख रुपए। और वही सेम हाईली एडवांस एमआरआई अगर आप इंडिया में करवाते हो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो वहां पर आपके इजीली 5000 से लेकर 8000 रुपए लगते हैं, यानी कि $100 to $200। डेंटल इम्प्लांट्स जो अमेरिका में $3000 तक होते हैं, वो भी इंडिया में 30,000 रुपए में इजीली खत्म हो जाते हैं। तो इस प्राइस से आपका फायदा उठाओ। जब अगली बार इंडिया आओगे तो अपने दांतों का और अपनी फुल बॉडी का चेकअप करवा के जाना। एडवांस डायग्नोस्टिक किसी भी आने वाली बीमारी को पहले ही पकड़ लेती है। इसके अलावा अपने पेरेंट्स के हेल्थ केयर इंश्योरेंस को भी स्मार्टली रिव्यू कर लेना। बस बेस लिमिट को महंगे रेट पर बढ़ने की जगह उनके लिए कुछ सुपर टॉप पॉलिसी खरीदो जो काफी सस्ती आती हो और हॉस्पिटल के काफी बड़े बड़े बिल्स को इजीली हैंडल कर ले। नेक्स्ट सबसे इग्नोर्ड थिंग दैट इज योर पेरेंट्स जॉइंट अकाउंट। देखो, अब ये एक ऐसा लीगल हैक है जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता। आरबीआई मैंडेट अलाउ करता है कि एनआरआईज अपने क्लोजली रिलेटेड के साथ अपने पेरेंट्स के साथ एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स, जिसको फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पर चलाया जाता है। इसका प्रैक्टिकल फायदा बहुत बड़ा है। आपके पेरेंट्स इस अकाउंट के प्राइमरी ऑपरेटर्स रहेंगे। उन्हें जब भी जरूरत होगी वो इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सोचो, खुदा न खास्ता कल को उनको कुछ हो जाए तो अकाउंट का पूरा लीगल कंट्रोल बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या फिर बिना किसी सर्टिफिकेट के आपको कोर्ट के धक्के खिलवा सकता है, जबकि इस अकाउंट से वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली एज अ सर्वाइवर। सिचुएशन थोड़ी सी हार्श है मुझे पता है, बट प्रॉब्लम से बचने का यही एक सोल्यूशन है। ये आपको फ्यूचर प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी देगा। ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपने बैंक में वैलिड ओवरसीज एड्रेस देना पड़ेगा, अपना एनआरआई का प्रूफ देना पड़ेगा। नॉर्मली इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स में टाइम लगता है और कन्वर्जन फीस लगती है, पर इस सेटअप से आप अपने पेरेंट्स को इंस्टेंट एक्सेस दे सकते हो और अकाउंट भी ब्लॉक होने से बच सकता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे स्मार्ट मूव, दैट इज योर डिजी लॉकर एंड डॉक्यूमेंट कंसोलिडेशन। जरा सोचो, आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो और वहां पर आपको कोई नया वीजा डालना है और उसके लिए आपको बैकग्राउंड चेक चाहिए। तो उसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होगी, पुरानी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल रजिस्ट्री कॉपीज चाहिए होंगी, पर वो पेपर्स आपके इंडिया में किसी अलमारी में बंद हैं और वो पता ही नहीं है कहाँ पर है, या फिर किसी रिश्तेदारों के पास आप फोन करते बैठोगे। इस झंझट से बचने के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 4 के तहत गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डिजी लॉकर एक लीगली वैलिड प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके आज 15 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। जब आप इंडिया आओ तो अपने सारे ओरिजिनल क्रिटिकल पेपर्स, चाहे वो टैक्स रिसिप्ट्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, अपने डॉक्यूमेंट्स हो, अपनी डिग्रीज हों, सबको हाई रिजोल्यूशन में स्कैन करो और डिजी लॉकर में सेव कर दो। अपने फिजिकल फाइल्स को एक बैंक लॉकर में रखो। एक ट्रस्टेड आदमी को उस लॉकर को ऑपरेट करने की परमिशन देकर आओ। ये एक स्टेप आपको इमरजेंसी में हजारों डॉलर्स की फ्लाइट और मेंटल स्ट्रेस से बचा लेगा। 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट हमारी लाइफ का, मीटिंग विद लोकल एक्सपर्ट। एक ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर कि पिछले 2 सालों से अगर हमारी इनकम कोई नहीं हुई है इंडिया से तो हमको सीए या फिर लॉयर की क्या जरूरत पड़ेगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस ना आगे चलकर बहुत बड़े ट्रैप में फंसा देगा आपको। अब क्या है ना कि इंडिया का 85 देशों के साथ DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जिसके रूल्स सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर मैनेज होते हैं। आपने अगर छोटे मोटे रेंट, एनआरओ, एफडी पर इंटरेस्ट कमाया है तो बैंक ने टीडीएस काट लिया होगा। अगर आप प्रॉपर रिटर्न फाइल करके एग्जाम्पशन क्लेम नहीं करेंगे तो वो पैसा डूब जाएगा या फिर डबल टैक्स लगेगा। तो जब भी आप नेक्स्ट इंडिया ट्रिप पे जाओगे तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर मिलना है, एनआरआई टैक्सेशन के ऊपर बात करनी है, उनसे सारे रूल्स समझना है। हर चीज को बैठ के समझो, हमारे बैंक अकाउंट कैसे काम करते हैं, हमारे एनआरआई के टैक्स कैसे काम करते हैं, आपकी आईटीआर कैसे फाइल होगी, सबकी नॉलेज लो। उन्हें आप अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट्स को दिखाओ। सेम चीज एक रेपुटेड सिविल लॉयर से मिलो और उनके साथ बैठकर लॉज को समझो ताकि आपके पीछे प्रॉपर्टी पर कोई इलीगली कब्जा ना कर ले। पता है भाई, आई नो आप में से कोई भी इन चीज़ों पर अपनी छुट्टियां खराब नहीं करेगा, बट अगर आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हर चीज़ आपकी लाइनअप हो, हर चीज़ सॉर्टेड हो, आप कहीं पर ना फंसो, आपका पैसा ब्लॉक ना हो, आपकी लाइफ अच्छे से कटे, आपकी लाइफ अच्छे से चले, तो इन चीज़ों को सोल्व करके आना। इंडिया जाओगे, 1 हफ्ता शायद फालतू लगा लेना, थोड़े से पैसे फालतू लगा लेना, बट इन चीज़ों को सोल्व करके आओगे तो आपको बार बार अब्रॉड से इंडिया भागना नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।